डीन फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोफेसर अश्विनी बंसल जी, प्रोफेसर मिसेज उषा टंडन और प्रिय पंकज चौधरी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे नौजवान मित्रों, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि दूसरी बार इसी हाल में लॉ फैकल्टी के बच्चों को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पहले भी एक बार मैं 2008 में यहां पर आ चुका हूं। पंकज चौधरी जिस समय मेरा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई, और मैं प्रोफेसर बंसल से ये पूछ रहा था कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्दों को हमने सुना है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन नौजवान मित्रों के सामने वो हमारी कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि पंकज चौधरी के ऊपर भी महंगाई का पूरा असर है। आजकल हर चीज की कीमत बढ़ रही है, शायद उसी रौ में पंकज चौधरी ने हमारी भी कीमत बढ़ा दी होगी। लेकिन मेरे नौजवान मित्रों, मैं यह मानता हूं कि किसी व्यक्ति को ठीक तरीके से पेश करने के लिए अथवा उसका कद बढ़ाने के लिए बहुत सारे शब्दों के अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती है अथवा एडजेक्टिव्स की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य का कद यदि जीवन में बड़ा होता है तो अपनी कृतियों के कारण बड़ा होता है, अपने डीड्स के कारण बड़ा होता है। पद के कारण किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व कभी बड़ा नहीं हो सकता। इस यथार्थ को भी हम सभी को समझना चाहिए। आज जिस विषय पर यह लेक्चर यहां पर आयोजित किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन ऐसा विषय है कि आधे घंटे 45 मिनट के अंदर गुड गवर्नेंस के बारे में पूरा विचार नहीं रखा जा सकता है, और यह भी कोई दावा नहीं कर सकता है कि गुड गवर्नेंस के बारे में जो कुछ भी वह बोल रहा है वह अपने में परफेक्ट है। इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि गुड गवर्नेंस के संबंध में हमारी यह धारणा है, सबसे पहली आवश्यकता जो मुझे महसूस होती है, जिन लोगों के हाथों में गवर्नेंस होती है उनके प्रति डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता की मन में एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनके प्रति एक मन में विश्वास होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में मैंने ऐसा महसूस किया है। पॉलिटिशियंस की वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, दोनों में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ, और यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं गुड गवर्नेंस का दावा करने वाले किसी भी लीडर से मैं यह अपेक्षा करता हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं यह अपेक्षा करता हूं, इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो भारत की राजनीति में वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण पैदा हुई है, इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब तक यह वर्ड्स और डीड्स का अंतर रहेगा, लीडर के प्रति जनता का विश्वास कभी भी नहीं बन सकता है, भरोसा कभी नहीं हो सकता है। और स्वतंत्र भारत में यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी काफी हद तक हमको देखने को मिली है, क्योंकि आप भी यदि स्वतंत्र भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो सहज रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमने आजादी हासिल की, और आजादी हासिल होने के बाद कई सरकारों को, केंद्र में भी आपने देखा है और राज्य में भी आपने कई सरकारों को देखा है,
जब कभी भी चुनाव होता है, चुनाव के समय सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाती हैं, जनता से बड़े बड़े वादे करती हैं और यह भी दावा करती हैं कि यदि हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम गुड गवर्नेंस देंगे और जो जो हम आपसे वादे कर रहे हैं एक एक वादे को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। यह जनता को भरोसा दिलाती है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक नेताओं के द्वारा जितने वादे किए गए, यदि आंशिक रूप से भी यदि वह वादे पूरे कर दिए गए होते तो आज हमारा भारत विश्व का एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गया होता। इसे कोई रोक नहीं सकता है जितने वादे किए गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यह बहुत बड़ा चैलेंज है। हर पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, हर लीडर को इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों को इस सच्चाई को भी समझना चाहिए कि यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं हो सकता। राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो हम सरकार बनाएंगे यदि जनता का समर्थन प्राप्त होगा तो। लेकिन यदि हम राजनीति कर रहे हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज बनाने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, देश बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। यह भाव मन के अंदर जब तक नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस का चाहे जितना भी बड़ा खाका हम पेश क्यों न कर दें, चाहे गुड गवर्नेंस के बारे में जितना भी बड़ा एक्शन प्लान लोगों के सामने हम क्यों न पेश कर दें, उसे हम साकार नहीं कर पाएंगे, उसे हम अमली जामा नहीं पहना पाएंगे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में 91 में मैं एजुकेशन मिनिस्टर था। वहां पर उस समय मास कॉपिंग होती थी। मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि कैसी गवर्नमेंट कि जिस गवर्नमेंट के रहते हुए हमारे बच्चे मास कॉपिंग करें, नकल करें, क्या नकल के माध्यम से वह बच्चे अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता को बढ़ा सकते हैं? तो जानते हैं हमारे बहुत सारे सीनियर कोलीग्स ने मुझसे यह कहा, सिंह साहब यह जोखिम मत उठाइए। करोड़ों बच्चे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पढ़ते हैं और जिस दिन आपने एंटी कॉपिंग एक्ट लागू कर दिया तो आप यह समझिए कि लगभग 2 करोड़ की संख्या में पढ़ने वाले यह बच्चे सब के सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आ सकती है। यह तर्क मेरे सामने पेश किया गया। मैं उसे कैबिनेट में लेकर एक बार गया, इस पर डिबेट होती रही, वो हमारा प्रपोजल कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। दूसरी बार लेकर गया, नहीं पास हो पाया। तीसरी बार जब मैं लेकर गया, मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिला, मैंने कहा कि बराबर कैबिनेट में इस पर डिबेट होती है, लेकिन यदि मैं शिक्षा मंत्री हूं तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रपोजल पास होना चाहिए अथवा नकल रोकने का कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई अल्टरनेटिव हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा हमें सुझाया जाना चाहिए। तब मुख्यमंत्री जी ने थर्सडे को होने वाली एक कैबिनेट मीटिंग में सीधे मेरा प्रपोजल उठाकर सारे कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स थे, मंत्री थे, उनके सामने कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का यह आग्रह है, इसे पास होना चाहिए, और उस समय वह पास हुआ था। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हालात कैसे थे। रिजल्ट 75%, 80% आते थे, लेकिन एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लागू करने के बाद केवल 14% रिजल्ट उस समय आया था। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा खोखलापन था। और उसके बाद गार्जियन ने भी इस बात का ध्यान देना प्रारंभ कर दिया कि हमारे बच्चे ठीक तरीके से पढ़ाई करें। टीचर्स ने भी बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। कभी कभी गुड गवर्नेंस देने के लिए कुछ हार्श डिसीजंस, हार्श एक्शन लेने पड़ते हैं। अब यह कोई कह सकता है कि यदि लोगों को अच्छी फीलिंग न हो गवर्नमेंट के कारण तो ऐसी गवर्नमेंट के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अच्छी गवर्नेंस देने का काम कर रही है, क्योंकि गवर्नेंस के बारे में मैं कह सकता हूं, गवर्नेंस को केवल आंकड़ों के आधार पर ही नहीं मापा जा सकता है।
कोई खास ऐसा पैरामीटर नहीं है कि उस पैरामीटर्स के आधार पर हम यह कह सकें इन सब पैरामीटर्स के आधार पर यह गवर्नमेंट खरी उतरी है इसलिए गुड गवर्नेंस पूरी तरह से ठीक है, यह भी दावा नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार की फीलिंग है। जो गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है वह गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है। बहुत कुछ इस संबंध में लोगों की फीलिंग क्या है, लोग कैसा सोचते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन गुड गवर्नेंस सचमुच यदि हम लाना चाहते हैं तो जनता के समक्ष, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग यानी जनता की जो समस्याएं हैं अथवा जनता जो चाहती है उसके अनुरूप ही हमको कई कदम उठाने पड़ते हैं। समस्याओं का यदि निराकरण होता है, स्वाभाविक है कि जनता यह कहती है कि जैसा सुशासन होना चाहिए किसी गवर्नमेंट के रहते हुए वैसा सुशासन हमको देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से यह फीलिंग होगी। लेकिन यदि मैं आपसे यह सवाल पूछूं, 1947 के बाद जितनी भी सरकारें रही, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स पर 100% कितनी सरकारें उतरी, तो इसका सही मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूं। इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो इस देश की जनता भी ही कर सकती है। और गुड गवर्नेंस के बारे में सबसे पहली आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूं, जनता के मन के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। सुरक्षा का भाव लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को लेकर मैं नहीं कह रहा हूं, व्यक्तिगत सुरक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ के मामले में होनी चाहिए, एजुकेशन के मामले में होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के मामले में होनी चाहिए। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में जनता को पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए कि यह सुरक्षा यह सरकार अपने गवर्नेंस के माध्यम से निश्चित रूप से हमें प्रदान करेगी। यह भरोसा और एक विश्वास लोगों के अंदर होना चाहिए। लेकिन इस आजाद भारत में हुआ क्या है, मैं समझता हूं कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि चुनाव के मैदान में उतरती है तो जनता से वादे करती है कि हमारी सरकार बनी तो हम सभी को रोजगार दे देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, बेरोजगारी का संकट समाप्त हो जाएगा, सबको सब पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। यानी देश की जनता के मन के अंदर जब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो पैदा करने की पहली जिम्मेदारी किसी हुकूमत की होती है, अपनी पहली जिम्मेदारी, पहले दायित्व को भी यह सरकारें जब नहीं निभा पाती, स्वाभाविक रूप से जनता के मन में असंतोष होता है, जनता विकल्प की तलाश करती है। आज एक पार्टी की सरकार बन रही है, कल दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन रही है, उससे भी जनता निराश होती है तो पहले वाली राजनीतिक पार्टी की सरकार लाकर पुनः बना देती है। यह लोगों के मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ है। वैसे सामान्यतः एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जब कभी मैं भाषण करने के लिए जाता हूं तो राजनीतिक विषयों पर मैं कभी बोलता नहीं हूं। लेकिन आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं और इस हाल में प्रवेश करते हुए ही जिस प्रकार के आपने स्लोगन्स यहां पर दिए हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ के स्टूडेंट्स के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस कुछ ज्यादा है। तो हमसे कोई ये कहे कि आप ये बतला दीजिए कि फला फला चीजें यह होनी चाहिए, तो हम यह मान लेंगे कि हाँ ये चीजें यदि किसी सरकार के द्वारा हो जाती हैं तो वास्तव में कहा जाएगा कि यह सरकार गुड गवर्नेंस दे रही है, सुशासन दे रही है। यह भी सही है, काफी हद तक सही है। सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यह सब सारी चीजें, रोजगार है, यह सब सारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अब इधर हाल फिलहाल जो भी सरकारों ने काम किया है, एक और मेजर फैक्टर है प्राइस हाइक, महंगाई का। महंगाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आजाद भारत में ही महंगाई बढ़ने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। महंगाई पहले भी बढ़ी है। खिलजी वंश का जब शासन था इस भारत में 800 वर्ष पहले, तो खिलजी वंश के शासनकाल में भी उस समय भी महंगाई बढ़ी थी और प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए उस समय की खिलजी वंश की हुकूमत ने कई ऐसे प्रभावी कदम उठाए थे। पहली बार नहीं हुआ, उसके बाद भी होता रहा है। लेकिन गुड गवर्नेंस किसे कहा जाएगा?
यदि जो भी प्राइम मिनिस्टर है अथवा जो भी गवर्नमेंट है वो प्रिकॉशन ले कि इस महंगाई का असर देश की जनता पर पड़ने वाला है, इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, तो तुरंत इस प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, इस बढ़ते हुए कीमतों को स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मैं एक शख्सियत जो भारत की प्रधानमंत्री रही है, उसका नाम रहे हैं, उनका मैं नाम यहां पर लेना चाहूंगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि उनकी गवर्नमेंट में मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। बराबर इस बात की वह हिदायत, इंस्ट्रक्शंस अपने अफसर्स को, लोगों को भी देते रहते थे, किसी भी सूरत में महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब बेहाल हो जाएगा, अन्य मोर्चों पर थोड़ी बहुत कमी रह जाए, लेकिन इस फ्रंट पर, इस मोर्चे पर कोई अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह पहला अवसर था कि लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से रोके रखने में कामयाबी यदि हासिल की थी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने हासिल की। कभी कभी इकोनॉमी के बारे में यह चर्चा की जाती है कि जब जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ती है तो बट नेचुरल है कि इन्फ्लेशन भी किसी न किसी सीमा तक बढ़ता है, यह तर्क दिया जाता है। कभी कभी यह भी तर्क दिया जाता है कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से, वैश्विक आर्थिक मंदी से के दौर से सारी दुनिया गुजर रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम अपने को इंटरनेशनल इकोनॉमी से आइसोलेटेड नहीं रख सकते हैं। तो इस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से भारत भी प्रभावित होगा, और भारत यदि प्रभावित होगा तो यहां पर भी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, वैसे मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं, मंदी आने पर महंगाई बढ़ती नहीं है बल्कि महंगाई घटती है। देखिए, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट कहां पैदा होता है, जब नेताओं के द्वारा जनता के समक्ष गलत तर्क दिए जाते हैं। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, 2001 में भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय भारत यह दुनिया का अकेला देश था मेरे दोस्तों कि जिस समय ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पॉलिसीज के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया था। कोई यह पूछ सकता था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कौन सा करिश्मा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से प्रभावित नहीं होने पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितना हैवी इन्वेस्टमेंट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हुआ है, मैं कह सकता हूं किसी भी शासनकाल में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी नहीं हुआ। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से भारत की अर्थव्यवस्था को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रभावित नहीं होने दिया। और जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट का यह परिणाम रहा है कि जो मैं आंकड़ा आपको देने जा रहा हूं, यह आंकड़ा मेरा नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आंकड़े में यह कहा है कि 98 से लेकर 2004 तक कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, कितने रोजगार के अवसर इस देश में सृजित हुए। कहा है 6 करोड़ 70 लाख। फिर यह भी कहा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कि 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। क्यों? किसे गुड गवर्नेंस कहेंगे, इसका फैसला आप स्वयं करें, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। और मेरे नौजवान मित्रों, आप सबको जानकारी होगी, मैं यह दावा नहीं करता कि आपको जानकारी नहीं होगी। देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना, वह डिरेल्ड न होने पाए, यह गुड गवर्नेंस की ही जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है। सब कुछ होने के बावजूद अपने देश की इकोनॉमी को डिरेल्ड कभी नहीं होने दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने।
फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यह नियंत्रण में थी, नियंत्रण के बाहर नहीं होने पाई। आज हालत कैसे बन गए हैं? आज हालात तो ऐसे बन गए हैं कि फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों नियंत्रण के बाहर होती जा रहे हैं। भारत का वह भी अवसर था जब भारतवर्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। और मुझे याद है, सितंबर के महीने में मैं अमेरिका गया था। जब अमेरिका में गया था तो सीनेट के लोगों ने मुझे डिनर दिया था, दोपहर को कांग्रेस के लोगों ने डिनर दिया। तो जब रात्रि में सीनेट के लोगों के सामने मैंने चर्चा की कि इस समय हमारे यहां फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय सीनेट के मेंबर्स ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया था। यह होती है देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की एक कला, और उसके लिए मैं मानता हूं कि एक तो विजन चाहिए लीडर के पास, और दूसरा पैशन चाहिए, और साथ ही साथ मिशन चाहिए। वही कर सकता है। यानी दृष्टि चाहिए, जुनून चाहिए और जज्बा चाहिए गुड गवर्नेंस देने के लिए। उस समय हम लोगों ने देखा, और आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय हालात कैसे पैदा हो गए थे। कारगिल का युद्ध हुआ था। यह सच है कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। फिर भी महंगाई नहीं बढ़ने दिया, फिर भी महंगाई नहीं बढ़ने दिया। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज, दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज भारत को यह थ्रेट करती रही हैं, धमकी देती रही हैं, खबरदार, यदि एटॉमिक टेस्ट किया है आपने भारत में तो इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। और दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस अब तक भारत को मिलता रहा है वो भविष्य में नहीं मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे वैज्ञानिकों, जाओ राजस्थान की वीर भूमि पर जितने एटॉमिक बम्स का धमाका करना चाहते हो उतने एटॉमिक बम्स का धमाका करके अपने परीक्षण का काम किया। पांच एटॉमिक बम्स का एक्सप्लोजन हो गया, एटॉमिक टेस्ट का काम पूरा हो गया। इकोनॉमिक सैंक्शन दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज ने भारत के ऊपर इंपोज कर दिया, लेकिन मेरे मित्रों उसके बावजूद भी महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। यह गुड गवर्नेंस की कला होती है। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे रिच कंट्री, सबसे मजबूत कंट्री कौन सी मानी जाती है? रूस, ये अमेरिका के बारे में ही कहते हैं, यूएस बहुत ताकतवर देश माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा 2010 में भारत आए थे। भारत की इकोनॉमी के बारे में जो उनका परसेप्शन पहले बना हुआ था, वह परसेप्शन उस समय भी उनके ऊपर प्रिवेल कर रहा था। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स को सेंट्रल हॉल में एड्रेस करते हुए मिस्टर ओबामा ने कहा था कि साहब, भारत की इकोनॉमी के बारे में मैं जानता हूं। इंडिया इज नॉट इमर्जिंग बट इंडिया हैज इमर्ज्ड। ऐसा नहीं है कि भारत अभी खड़ा हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, बल्कि यह इमर्ज कर चुका है। यहां की अर्थव्यवस्था में वह ताकत आ चुकी है। यह परसेप्शन 2004 तक की जो गवर्नमेंट चली, उस इकोनॉमी का जो मोमेंटम था उसके कारण ही बना हुआ था और कोई दूसरा कारण नहीं था। यह एक गुड गवर्नेंस। सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात मैंने कही है। आज बहुत सारे गरीब इलाज, चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके कारण दम तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें सही इलाज, समय पर जो इलाज और चिकित्सा की सुविधा जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। कौन इंश्योर करेगा इसे?
क्या यह काम सरकार बनने के 5 वर्षों के अंदर नहीं पूरा किया जा सकता? मैं बधाई देना चाहता हूं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कि गुजरात में यह इंश्योर कर दिया सबका हेल्थ इंश्योरेंस होगा। कई हमारी सरकारों ने इस काम को किया है, क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूं कि जो बहुत गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यदि अपना इंश्योरेंस नहीं करा सकते, क्या किसी वेलफेयर स्टेट की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनका इंश्योरेंस वो स्वयं ही सुनिश्चित करे? गवर्नमेंट एक शेकर से पैसा निकालकर इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम है वो डाल दे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने भी यह सिलसिला प्रारंभ किया था। हमारी कई राज्य सरकारें इस काम को कर रही, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, एजुकेशन का, यदि एजुकेशन आप चले जाइए, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? क्या आपको नहीं लगता कि उसमें क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है? आज यहां पर कई प्रकार की शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं जिनका स्तर एक दूसरे से काफी अलग है, काफी भिन्न है। क्यों इस प्रकार की हालत? क्या क्वालिटी एजुकेशन यह सबके लिए इंश्योर नहीं की जा सकती है? लेकिन नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट का जहां तक प्रश्न है, डोल्स तो दिए जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की चर्चा तो की जाती है, बेरोजगारी भत्ता इसकी तो चर्चा की जाती है। लेकिन मैं भारत के नौजवानों को जानता हूं, भारत का नौजवान स्वाभिमानी है, वह भत्ता नहीं चाहता, वह डोल्स नहीं चाहता, वह टिप्स नहीं चाहता, वह बख्शीश नहीं चाहता, बल्कि वह सम्मान का और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीना चाहता है। उसके मन की तड़पन और ललक यही है। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा जिसकी जितनी हो, जैसी हो, क्या उसके लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता? मैं यह दावा नहीं करता हूं कि कोई भी सरकार सबको सरकारी नौकरी उपलब्ध करा देगी, सरकारी स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि जो जहां है, यदि वहीं पर रोजगार वह चाहता है तो उसे रोजगार मिल जाए। आज गांवों से शहरों की ओर पलायन जितनी तेजी के साथ हो रहा है, आप यहां पर ये स्लम एरियाज ये जितनी बढ़ती जा रही हैं, झुग्गी झोपड़ियां, यह सब गांवों से निकले हुए यह सब सारे लोग हैं। क्यों उन्हें गांव से चलकर शहर में आने की आवश्यकता पड़ी है? क्या सरकारों ने इस संबंध में कभी विचार किया है? क्या गांवों में हम एजुकेशन की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते? हम वहां पर हेल्थ की जो भी सिक्योरिटी है वह नहीं प्रोवाइड कर सकते? हम वहां पर भी कुछ रोजगार के नए अवसर नहीं सृजित कर सकते? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, क्या यह गांव में नहीं हो सकता है? स्वाभाविक रूप से यह पलायन रुकेगा, शहरों की तरफ भागने का सिलसिला अपने आप रुकेगा। सड़क हो गांव में, बिजली हो गांव में, पानी हो गांव में, क्यों शहरों की तरफ कोई आना चाहेगा? लेकिन इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी बराबर ग्राम स्वराज की बात किया करते थे। आजकल सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव से यदि ग्राम स्वराज की बात यह कहिए तो ये कहेंगे कहां की 18वीं सदी की यह बात कर रहे हैं। आज भी भारत के बारे में मैं कह सकता हूं, भारत आज भी गांवों का देश है। गांव में जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, उन बुनियादी सुविधाओं को हमको मुहैया कराना होगा। भारत में यदि हम खुशहाली लाना चाहते हैं, यहां की समस्याओं का हम समाधान करना चाहते हैं, तो इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, यह करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी ने उस समय कही थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत में देख रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गांव से लेकर शहर तक जितने भी उद्योग हैं सभी आएंगे। उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। जॉब अपॉर्चुनिटीज यदि क्रिएट हो सकती है मैक्सिमम,
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो क्रिएट हो सकती है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14% का है। क्या हम इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम ये नहीं संकल्प ले सकते कि हम अपनी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर हम 25% तक ले जाएंगे? क्यों नहीं हो सकता? और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्लम आने के कारण, उसमें गिरावट आने के कारण हो क्या रहा है? हो यह रहा है, एक तरफ चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना आगे निकल चुका है, उसके यहां पुअर क्वालिटी का भी यदि कोई आइटम बना हुआ है तो उसका दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, भारतीयों के स्किल्स के बारे में मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीयों के पास वह स्किल है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के माध्यम से ऐसे ऐसे आइटम्स तैयार कर सकते हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में तैयार होने वाले आइटम्स की स्पर्धा में, उनके कंपटीशन में कहीं ज्यादा खरे उतरेंगे। हमारे यहां बने हुए आइटम्स की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आइटम्स को आज भी कॉम्पिटिटिव एज इस सारी दुनिया में प्राप्त है। लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जितना प्रमोट करना चाहिए उतना जो है प्रमोट नहीं किया गया है। होता यह है, आज हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में के हालात खराब होने के कारण ऐसा हो गया है कि हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा है। परिणाम स्वरूप करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जा रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट जब बढ़ेगी और विदेशी कर्जा लेकर यदि, एक्सटर्नल डेट लेकर यदि हम अपना काम चलाना चाहेंगे, दोनों जब यह मिल जाएंगे तो हमारी जो करेंसी है, हमारा जो रुपया है, इसकी डॉलर के मुकाबले कीमत तेजी के साथ नीचे गिरेगी। आज यही हो रहा है। हालात तो इतने बदतर हो गए हैं कि कभी कभी, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीजेपी के लोग ये हाउस चलने नहीं देते हैं, इस कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं हो सकता। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट न होने के कारण ही आज भारत की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई है। क्या मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, भारत में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। क्यों यह कहा जाता है कि भारत यदि जिंदा रह सकता है कि तो बिना विदेशी पूंजी निवेश के जिंदा नहीं रह सकता? मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस समय भारत को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में क्यों जा रहे हैं? इसका भी कोई जवाब नहीं। जनता की आंखों में धूल दे झोंक कर, जनता को गुमराह करके थोड़े समय के लिए राजनीतिक सफलता हासिल की जा सकती है, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन मित्रों, देश नहीं बनाया जा सकता है। देश नहीं बनाया जा सकता। गुड गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सभी चीजों पर जितने भी गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स माने जाते हैं आजकल, उन सब पर विचार व्यक्त करना तो बहुत ही कठिन है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा करप्शन का है। मैं समझता हूं कि किसी कार्यालय में चले जाइए, लोगों की यह शिकायत रहती है कि जाते हैं, जब तक फाइल के ऊपर कुछ 100, 200, 400 रुपया रख नहीं दिया जाए तब तक हमारी फाइल मूव करती ही नहीं है। जब तक उसको रुपए की टॉनिक न दे दी जाए तब तक वो चलती ही नहीं, खड़ी रहती है। यह हालत हो गई है। अब करप्शन के बहुत सारे उदाहरण मैं नहीं देना चाहता हूं, कौन कौन से हुए हैं, कितने लाख करोड़ के करप्शन हुए हैं, यह मैं नहीं कह रहा। या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है, करप्शन बढ़ रहा है। क्या करप्शन को रोकने के लिए हम प्रभावी कदम आजादी हासिल होने के बाद ही नहीं उठा सकते थे? आज हम लोकपाल की याद आ रही है हमको।
आधे अधूरे मन से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। साफ नियत के साथ, साहस के साथ, दूरदृष्टि के साथ कदम उठाने की आवश्यकता है। अब लोकपाल बिल केवल पास हो जाने से करप्शन पूरी तरह से दूर हो जाएगा अथवा मिनिमाइज हो जाएगा, यह दावा नहीं किया जा सकता। कानूनों की कमी भारत में नहीं है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अब लोकपाल बिल बन गया, अब करप्शन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। करप्शन तो इस सीमा तक चला गया है, फाइलें मंत्रालय से गायब हो जा रही हैं। जिस पर हाथ रख दिया वही गायब। एक दिन हमारी भी पीठ में दर्द हो रहा था, मैं सोच रहा था मैं भी वहीं चला चलूं क्या, ताकि उस पर हाथ रख दे, यह भी दर्द भी दूर हो जाए। यह हालत हो गई। ठीक है, लोकपाल बिल एक कानून बना है, लागू भी होना चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कई और बिल भी पेंडिंग हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, एंटी करप्शन अमेंडमेंट बिल, कई ऐसे सारे बिल हैं। टाइम बाउंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाला बिल, ये कई ऐसे बिल पड़े हुए हैं जिनके संबंध में भी सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन केवल कानूनों के माध्यम से नहीं इसे रोका जा सकता। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के नागरिकों की वैल्यूज के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यदि मैं मूल्यों की प्रति प्रतिबद्धता की बात करता हूं तो निश्चित रूप से नेताओं को भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में काम करना होगा। देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा, और एजुकेशन सिस्टम में यदि हम बदलाव की बात करते हैं तो केवल एजुकेशन सिस्टम में ही बदलाव की बात नहीं करते। एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इन सब सारी चीजों के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड थिंकिंग होनी चाहिए। आज यह समय की मांग है, लेकिन वैसी कोई थिंकिंग नहीं हो रही है। वैल्यूज के प्रति करप्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, देश के सिस्टम्स में भी चेंज यदि हम लाना चाहते हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता जो मुझे महसूस होती है वह महसूस होती है वैल्यूज के प्रति, मूल्यों के प्रति कमिटमेंट। कैसे पैदा होगा? भाषण देने से नहीं होगा। व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, आचरण उसका ठीक होना चाहिए। यह सब कुछ लाइफ वैल्यूज होती हैं, जीवन मूल्य कुछ होते हैं जिनके प्रति व्यक्ति का कमिटमेंट होता है, व्यक्ति की जो है प्रतिबद्धता होती है। कहां से पैदा होंगे? हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपने इंडियन कल्चर के बारे में हम कितना जानते हैं? मैं भारतीय संस्कृति की शिक्षा के संबंध में भी मैं कहना चाहूंगा, इसके संबंध में अवेयरनेस, इसके संबंध में जागरूकता प्रारंभ से ही बच्चों को दी जानी चाहिए। ये वैल्यूज के प्रति उनके कमिटमेंट को हम बढ़ाना चाहते हैं। लोग कभी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स यह भी कह सकते हैं, इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के एरा में भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है। मेरे नौजवान मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हम और आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम यदि संस्कृति है तो हमारे भारत की संस्कृति है। कोई यह कह सकता है कि आप यह कैसे दावा करते हैं? मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, विज्ञान का, मैंने रिसर्च भी किया है। आज भी मैं कह सकता हूं, बहुत सारे रिसर्च जो इस दुनिया में चल रहे हैं उसके फंडामेंटल्स यदि कहीं पर मिलते हैं तो हमारे जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं, हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, उसके फंडामेंटल्स के मूल बीज उसी में उपलब्ध है। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका नाम सुना है कुछ बच्चों ने? जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, सुना होगा, जानते हैं। शायद उनका एक मित्र था, मैं नाम यदि पूरा नहीं भूल रहा हूं तो डी फिज या कुछ ऐसे ही नाम था। तुमको याद है मरिंद? हाँ, कुछ यफ है उसमें, मिस्टर डी। नहीं, वो नहीं,
वो नाम में क्षमा कीजिएगा, वो नाम में थोड़ा भूल रहा हूं। जानते हैं उसने क्या लिखा है कि हाइजेनबर्ग से जो हमारी बात हो रही थी, तो मैंने हाइजेनबर्ग से यह पूछा कि मिस्टर हाइजेनबर्ग, इसके फंडामेंटल्स आपको कहां से मिले? तो हाइजेनबर्ग ने कहा था, मिस्टर फिज कोपरा, याद आ गया मुझे, मिस्टर डी फिज कोपरा, वो साइंटिस्ट का नाम था। तो मिस्टर फिज कोपरा ने को उन्होंने बतलाया, मिस्टर हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर जब मैं चर्चा कर रहा था, तो उस समय हमको प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी के फंडामेंटल्स उस समय से प्राप्त हुए थे, और वहीं से प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी भारत की संस्कृति। एक उदाहरण से केवल साइंस का दिया है, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि 35 मिनट हो गए, 40 मिनट। मैं आता हूं दूसरी चीज, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान मित्रों। आपसे मैं यदि पूछूं कि बताओ महान राजा किसे कहते हैं? अशोक को कहेंगे, और मान गया, सवार है पूरी तरह से। जैसे वैसे आप पूछिए लोगों से, कोई कहेगा अलेक्जेंडर, माने आज की बात में अलेक्जेंडर, नेपोलियन, लुई द किंग, चार्ल्स द किंग, इन्हीं लोगों का सामान्यतः लोग नाम लेते हैं कि ये बहुत बड़े महान राजा हुए। क्यों? क्यों? जब उनसे पूछे कि क्यों, तो वह तर्क यह देते हैं, उनके पास मिलिट्री माइट, सैन्य शक्ति बहुत बड़ी थी, और ज्योग्राफिकल एरिया जिस पर कि वह हुकूमत चला रहे थे, वो ज्योग्राफिकल एरिया भी उसकी बहुत बड़ी थी, बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया पर उन्होंने रूल किया है, इसलिए वह किंग द ग्रेट है। यह तर्क देते हैं। उनके पास मिलिट्री माइट, सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए वो किंग द ग्रेट है। यदि मैं भारत में मैं पूछूं कि आप किसको महान राजा मानते हो, क्या उत्तर होगा? राम को मानते हैं, हरिश्चंद्र को मानते हैं। क्यों? वो तो 14 साल वनवास भी रहे, कोई बहुत बड़ी सैन्य शक्ति भी उनके पास नहीं है। त्याग किया था, त्याग किया था। समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठाए जाने पर अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया। वैल्यूज, मूल्यों की बात मैं कर रहा हूं, मूल्यों के प्रति। राजा भले ही हो, लेकिन मूल्यों के प्रति, वैल्यूज के प्रति उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, गुड गवर्नेंस ऐसा व्यक्ति दे सकता है। इतना ही नहीं, पिता का वचन खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। तो हम उनको कहेंगे महान राजा हैं। उनके यहां महानता को मापने का पैमाना सैन्य शक्ति और कितनी बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया पर उन्होंने शासन किया है, यह है। और हमारे यहां सैन्य शक्ति अथवा कितने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर उन्होंने हुकूमत किया है, इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि राजा ने कितना त्याग किया है, इस पर उसकी महानता का मूल्यांकन किया जाता है। भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है। अब क्षमा करना जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं समाप्त करने जा रहा हूं। हमसे कोई कहेगा कि साहब आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आपकी गवर्नमेंट बन सकती है। नहीं, बन सकती है। तो क्या बतलाइए, क्या भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बना देंगे ना? सब ठीक ठाक कर देंगे ना? सिक्योरिटी या सब सारा इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस इसको दूर कर देंगे ना? डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हमारी गवर्नमेंट का जो फेलोर है, यह सब ठीक ठाक कर देंगे ना? लोग यही पूछेंगे ना। लोग यही पूछेंगे। तो स्वाभाविक है, कोई जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो कहेगा हाँ हाँ निश्चित रूप से करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। लोग यही दावा करेंगे ना।
लेकिन देखिए, सिक्योरिटी फ्रंट की, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट की मैंने बहुत चर्चा यहां नहीं की है जानबूझकर, लेकिन क्योंकि हर पहलू को मैं यहां पर टच नहीं कर सकता था। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी जो हमारा समय समय पर फेल्योर रहा है, उसकी भी मैंने कोई चर्चा यहां पर नहीं की है। अब ये एक चर्चा मैं कर दूं, क्योंकि चर्चा नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मन में कुछ बात रह गई। अब जैसे पाकिस्तान के सेना के जवान आते हैं, हमारे देश के सेना के जवानों की हत्या करते हैं, एक सेना के जवान का शरीर कुचल डालते हैं, दूसरे सेना के जवान का सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं और पाकिस्तान में जश्न मनाते हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर संदेह नहीं किया जा सकता। और मैं तो कहना चाहता हूं कि एक बार खुले हाथ छोड़ दिया जाए तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को कोई देख नहीं। चाइना 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 कहता है कि अरुणाचल प्रदेश यह भारत का नहीं बल्कि चाइना का ही पार्ट एंड पार्शल है। कश्मीर घाटी वहां भी इंटरवीन करता है, कहता है कश्मीर वैली से आने वाले लोगों को मैं स्टेपुल्ड वीजा जारी करूंगा, अरुणाचल से आने वाले लोगों को वीजा की कोई जरूरत नहीं है। हम कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधे बैठे हुए। क्या यह डिप्लोमेटिक फेल्योर नहीं है हमारा? और याद दिलाना चाहता हूं, डिप्लोमेटिक स्किल किसे कहते हैं? पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए। हम चाहते हैं पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, जितने सबसे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, लेकिन इसके लिए डिप्लोमेटिक स्किल चाहिए, कूटनीतिक कुशलता चाहिए। 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चाइना गए थे, ऑफिशियल लेवल पर पहले यह बात हो चुकी थी। जब गए तो वहां से एक तोहफा लेकर आए थे। जो चीन सिक्किम के बारे में बराबर यह दावा करता था कि सिक्किम यह भारत का नहीं चीन का हिस्सा है, चीन ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि अब हम सिक्किम के ऊपर कभी भी दावा पेश नहीं करेंगे। यह होती है डिप्लोमेटिक स्किल, यह होती है डिप्लोमेटिक स्किल। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि लोग कहेंगे सुपर इकोनॉमिक पावर बनाइए, यहां की सारी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यह सब सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करिए सब। तो मैं थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ता हूं। मैं कहता हूं कि भारत को हम केवल सुपर इकोनॉमिक पावर नहीं बनाना चाहते। सुपर इकोनॉमिक पावर तो बनना चाहिए भारत, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन हम इकोनॉमी का ही डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी भारत में चाहते हैं। भारत का आर्थिक विकास भी हो, भारत का आर्थिक विकास भी हो, लेकिन साथ ही साथ भारत का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। यदि भारत को हम पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं, केवल भारत के आर्थिक विकास से, सुपर इकोनॉमिक पावर बनने से भारत जगत गुरु नहीं बन सकता है। जगत गुरु यदि भारत बन सकता है तो इकोनॉमिक पावर के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर भी डेवलप करने के बाद ही बन सकता है। आर्थिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए। अब आध्यात्मिक शक्ति की यदि मैंने बात कह दी, यहां भी प्रोग्रेसिव लोग हमारे ऊपर उंगली उठा देंगे, क्या बात कर रहे हैं, अध्यात्म क्या होता है? मेरे नौजवान मित्रों, मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सिजदा करना, यह अध्यात्म नहीं है। यह धार्मिक क्रियाओं का एक माध्यम हो सकता है, एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, छोटा एक साधन हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। मनुष्य पूरी सृष्टि में, होल यूनिवर्स में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि यह मन प्रधान प्राणी होता है। मन प्रधान, शेष जितने भी प्राणी हैं वह हृदय प्रधान माने जाते हैं। हमारा भारतीय वांग्मय, भारतीय दर्शन यह कहता है।
मनुष्य मन प्रधान प्राणी है। पिता और पुत्र का रिश्ता यह खून का रिश्ता होता है, पति और पत्नी का रिश्ता मन का रिश्ता होता है, भावनाओं का रिश्ता होता है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने 18 साल, 21 साल, 26 साल की जवानी में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। वह चंद्रशेखर आजाद की 26 साल की जवानी इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो आजाद को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। अशफाकुल्ला खां 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा शादी करो, बहू लाओ, मेरी देखभाल करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में आजादी हासिल करने की दीवानगी थी, प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कटनी चाहिए। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में अशफाकुल्ला को जब फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खान ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि अशफाकुल्ला तुमको हो क्या गया है? तुम पागल हो गए हो? कहां है वो लड़की जिस लड़की के साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? अशफाकुल्ला ने कहा, है मजिस्ट्रेट, मैं पागल नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है वही हमारी महबूबा है, जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। कौन सा रिश्ता था? मन का रिश्ता था, भावनाओं का रिश्ता था। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। गुड गवर्नेंस में मनुष्य की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा कि हम उसकी भावनाओं को किस हद तक समझ पा रहे हैं, उसे हम संतुष्ट कर पा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मन प्रधान प्राणी यह मनुष्य होता है। मन छोटा यदि होगा, व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी, सहृदयता जिसे कहते हैं वह नहीं होगी, छोटे मन से नहीं होती है। मनुष्य मन प्रधान प्राणी है। और मैं आप यदि सारे नौजवानों से यह पूछूं कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हो, कोई बतलाएगा मुझे? क्यों है? कोई बताएगा? नहीं, सुख चाहते हो ना, हैप्पीनेस चाहते हो ना? भाई लोग नहीं कहते हैं साहब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा बढ़ना चाहिए, हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ना चाहिए, गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? सुख चाहते हो, पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो? क्या दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए। हर मनुष्य सुख चाहता है। तो मेरे नौजवान मित्रों, इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। छोटे मन का कोई व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़े मन का व्यक्ति ही जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। हमारे अटल जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो यह जो मन है, यह मन है, इस मन का एलिवेशन, इस मन का उन्मन होना, इस मन का बड़ा होना ही हमारे यहां इसे अध्यात्म कहा गया है। एलिवेशन ऑफ मन, यही स्पिरिचुअलिज्म है, यही अध्यात्म है। कि बड़े मन का व्यक्ति केवल अपनी चिंता नहीं करता है, केवल परिवार की चिंता नहीं करता है, केवल समाज की चिंता नहीं करता है, बल्कि पूरी सृष्टि की चिंता करता है। और ऐसे ऋषि मनीषी हमारे देश में हुए हैं
और विश्व की यह पहली धरती है भारत, जहां के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को देने का काम किया है। छोटे मन का व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता है, यह बड़े मन का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, हम तो आर्य हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, सारे विश्व को भी हम आर्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। यानी हम आर्य बन गए तो सारे पूरे वर्ल्ड पर हम रूल करेंगे, यह भावना हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों में नहीं रही। आप यह कल्पना करिए, बड़ा मन होने के कारण कितने सुख, आनंद, परमानंद की प्राप्ति उन्हें होती रही होगी। मैथमेटिक्स इसमें से पढ़ा है लोगों ने? नहीं पढ़ा। अब मैंने कहा कि मन बड़ा होने पर बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि मन इज ए सर्किल, मन इज ए सर्किल, एक वृत्त है। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में मुझे कहना होता है तो मैं कहता हूं यह मन जो एक सर्किल है, एक वृत्त है, इसके सर्कमफरेंस को अथवा इसके डायमीटर को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाइए, उसी रेशियो में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाती है। circumference of मन is directly proportional to the magnitude of sukh. यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म। गुड गवर्नेंस में मन आहत न होने पाए, इस बात की भी चिंता होनी चाहिए। मैंने कुछ ये जानबूझकर या कुछ ये बेसिक बातों की मैंने आप सबके सामने यहां पर चर्चा की है। इसलिए भारत को मैं कहता हूं हम इकोनॉमिक पावर भी बनाएंगे और साथ ही साथ सारे विश्व का एक स्पिरिचुअल पावर भी भारत बने, ताकि तभी जाकर हम भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन कर सकते हैं। वैसे विषय बहुत ही लेंदी है, मैंने बहुत सारे वो डाटाज और बहुत सारी चीजों को देने की यहां पर आवश्यकता भी मैंने बहुत नहीं समझी है, क्योंकि चाहे मैं कितने भी आंकड़े देता फिर भी यह सब्जेक्ट पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए कुछ सैद्धांतिक पहलुओं को भी हमने टच करने की कोशिश की है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंकज चौधरी और साथ ही साथ अपने इस लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी को, उषा जी को और सारे टीचर्स को, सारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।